Hello everyone. Today we are going to cover the second last part of the queue. बेसिकली क्यू के जो टाइप्स है वो यहीं एंड होंगे, लेकिन एक जो एडवांस पार्ट है क्यू का, प्रायोरिटी क्यू, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डबल इंडेड क्यू के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस टॉक में मैंने सर्कुलर क्यू के बारे में बात की, सर्कुलर क्यू के एडवांटेजेस के बारे में बात की, उसके एप्लीकेशन एरिया के बारे में आपसे डिस्कशन किया। इवन ये भी हमने देखा था कि जब हमारे पास में लीनियर क्यू थी और वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन बाय यूजिंग द क्यू लीनियर क्यू इटसेल्फ, then what was the need of the circular queue? It means there was a certain limitation in previous queue. That's why we were having the requirement of the new kind of queue, and that was the circular queue. Yes, of course we have sort out the problems whatever we were facing in linear queue by using the circular queue, but once again we have the few little bit issues in the circular queue. And now in this video we'll discuss first what are the problems involved, or what are the limitations we can say that involved with the circular queue, and then we will go through with the requirement of the one new kind of queue that we can call it as a double indent queue, सो हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम डबल इंडेड क्यू की एप्लीकेशन एरियाज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो हमारी सर्कुलर क्यू है उसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सर्कुलर क्यू का जो स्ट्रक्चर था इट वाज लुक्स लाइक दैट। मतलब ये जो हमने लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ बना रखा है, अगर हम इसके फिजिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन ही होगी। इस लॉजिकल व्यू में जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे क्यू की साइज़ 4 है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्यू की साइज़ 5 है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। इट मीन्स वेन एवर वी विल ट्राई टू इंसर्ट एनी एलिमेंट इनटू सर्कुलर क्यू, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो इंडेक्स पोजीशन। यहाँ पे एक एडवांटेज ज़रूर हमें हो गया था कि सर्कुलर होने से, कि जब भी कभी हमारा इनिशियल प्लेस खाली हो जाएगा, यहाँ से हम कोई एलिमेंट डिलीट कर देंगे, लेट सपोज दैट ज़ीरोथ इंडेक्स पोजीशन से, तो वापस ये जो स्पेस हमारा फ्री हुआ है इसको यूटिलाइज कर सकते थे हम। दैट वाज द बेनिफिट। बट द ओवरऑल थिंग इज़ दैट कि अभी भी हमारे पास में एक लिमिटेशन थी कि जो हम डेटा का इंसर्शन हो या डेटा का डिलीशन हो वो केवल आइदर एंड से ही हम परफॉर्म कर सकते थे। कि वन एंड हमारे पास में फ्रंट एंड था तो वहाँ से हम केवल और केवल डेटा का डिलीशन कर सकते थे, और एक दूसरा एंड हमारे पास में रेयर एंड था जहाँ से हम किसी भी डेटा एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते थे। बट लेट्स सपोज दैट कि हमें रेयर एंड वाला जो डेटा एलिमेंट है उसको पहले डिलीट करना है, तो दैट वाज नॉट द फंक्शनैलिटी इन लीनियर क्यू एज वेल इन द सर्कुलर क्यू। व्हाट वी हैव टू डू कि लेट्स सपोज दैट हमारी क्यू की साइज़ सपोज दैट 100 है और हमको 99 नंबर वाला जो नोड है, जो एलिमेंट है एक्चुअल में, उसको डिलीट करना है, और राइट नो जो हमारा फ्रंट है वो राइट नो ज़ीरोथ पोजीशन के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो बिफोर गोइंग टू डिलीट दी 99th नंबर एलिमेंट, व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू रीच अप टू द 99th नंबर एलिमेंट। और वो कैसे पहुंचेंगे? एवरी टाइम हमको डेटा एलिमेंट को पहले फ्रंट एंड से डिलीट करना, पहले ज़ीरो, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन इस तरीके से हम 99 टाइम्स हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता डिलीशन, और फाइनली तब जाकर हम 99th पोजीशन पे पहुंच के वहाँ से डेटा एलिमेंट को डिलीट कर सकते थे। जबकि देखा जाए तो अगर हमारा जो क्यू है तो उसका जो रेयर एंड है, डेफिनेटली अगर वहाँ 99th में पोजीशन पे कोई एलिमेंट है तो रेयर वहीं आसपास कहीं होगा, या तो 99th पोजीशन पे ही होगा रेयर वेरिएबल, या फिर 100th पोजीशन पे होगा। मैक्सिमम साइज़ अगर 100 थी तो वहीं कहीं आसपास होगा। तो अगर हम रेयर एंड का यूज़ कर लेते या रेयर वेरिएबल का हेल्प लेकर हम डेटा एलिमेंट को डिलीट करते, तो हो सकता है हमें इतनी ज़्यादा ट्रैवर्सिंग नहीं करनी पड़ती, हो सकता है हमें इतना ज़्यादा प्रीवियस एलिमेंट को डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ता, काफ़ी कुछ टाइम हम सेव कर सकते थे। तो इट मीन्स ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि हमें किसी ऐसे नए डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता थी जो क्यू के कॉन्सेप्ट को तो फॉलो करे, लेकिन इसके अलावा ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि केवल और केवल हम फ्रंट एंड से ही डेटा एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं या रेयर एंड से ही डेटा एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं, इस रिस्ट्रिक्शन को हटाया जा सके, इसी को ओवरकम करने के लिए हमें किसी नए डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता थी। इसके साथ साथ आप देख सकते हो
कि जब भी सर्कुलर क्यू की हम बात कर रहे थे तो अननेसेसरी का जो ऑपरेशन साइज थी, जो उसका अगर हम कहें कि एग्जीक्यूशन टाइम था, वो अननेसेसरी इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि नॉर्मली हम रेयर पोजीशन को पे कोई अगर डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना होता तो हम रेयर को इंक्रीमेंट करते थे रेयर +1। लेकिन जब सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट आया तो चूंकि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग अगेन, तो हमने मॉड्यूलस ऑपरेशन का यूज़ किया था। तो ये जो मॉड्यूलस ऑपरेशन है, 1 यूनिट ऑपरेशन, अगर मैं कहूँ 1 यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करने में, तो अननेसेसरी के जितने नंबर ऑफ टाइम हम कोई डेटा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, इवन सेम हम देखते हैं कि फ्रंट में भी अगर हमें कोई डेटा एलिमेंट डिलीट करना था तो यहाँ पे भी मॉड्यूलस ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे थे। तो अगर यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है सिंगल मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो इंक्रीमेंट तो हम ऑलरेडी पहले भी कर रहे थे फ्रंट +1 से, लेकिन 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो जहाँ हम 1 सिंगल यूनिट टाइम पे हम उस ऑपरेशन को कर सकते थे, अब हमको 2 यूनिट टाइम लग रहा है। अब इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस डिलीशंस के या फिर इंसर्शंस के अगर ज़्यादा हैं, तो आप ये देखिए कि उसमें ट्वाइस अमाउंट जो है, ट्वाइस जो टाइम है वो काफ़ी हमारा इंक्रीज़ कर जाता है, सो दैट वाज द फ्यू लिमिटेशन इन सर्कुलर क्यू। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि क्या ऐसा कोई नया डेटा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जिससे हमें एक तो दोनों एंड से हम इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म कर सकें, या फिर ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाया सकता है जहाँ पे हमारी जो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। तो इन सब प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने के लिए एक नए डेटा स्ट्रक्चर को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसके दो एंड हैं और दोनों एंड में ही कुछ कॉमन टास्क परफॉर्म हो रही होंगी। इस डबल एंडेड क्यू को हम डी क्यू के भी नाम से जानते हैं, डी क्यूज़ भी समवेयर समटाइम्स यूज़ किया जाता है वर्ड इसके लिए। तो डबल एंडेड क्यू को हम शॉर्ट में अगर कहीं डी क्यू बोलते हैं या डी क्यूज़ बोलते हैं, तो इट इज़ कॉमन फॉर ऑल, let's go through with the definition first. The DQ is a linear data structure. Once again we have the continuous memory location, so that's why we can say that it's a linear data structure in which elements can be added or deleted at both ends. वही जो हमें अभी रिक्वायरमेंट थी कि हमें किसी एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता थी जहाँ एलिमेंट्स का इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन दोनों एंड से परफॉर्म किया जा सके। तो DQ is a linear data structure in which elements can be added or deleted at both the end. Fine. अब इससे एक चीज़ ड्रॉबैक हो गया। क्या ड्रॉबैक हो गया, या ड्रॉबैक कहें या फिर कुछ फंक्शनैलिटी जो रिमूव हो गई। एक जो कॉमन कॉन्सेप्ट था क्यू का, एक कॉमन लॉजिक था, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ कि इट डज नॉट फॉलो द फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। वो रीज़न यही है कि चूँकि अब हम दोनों एंड से इंसर्शन भी कर सकते हैं, दोनों एंड से डिलीशन भी कर सकते हैं, तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करने वाला जो लॉजिक था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था क्यू का, वो यहाँ थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, सो इट डज नॉट फॉलो द फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। गॉट इट? एंड वन मोर थिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम मिडिल। सो स्टिल अभी भी एक कॉमन फंक्शनैलिटी जो पुराने क्यूज़ में थी वो भी इसमें भी एज इट इज़ है कि हम मिड पोजीशन पे से जाकर एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते। व्हाट वी हैव टू डू, आइदर वी कैन आइदर इंसर्ट और डिलीट, बट दैट वुड बी परफॉर्म ओनली फ्रॉम द एंड ओनली। जब जो एंड हैं, जो टू डिफरेंट एंड्स हैं, लेफ्ट एंड हो गया, राइट एंड हो गया, उन दोनों एंड से ही या तो इंसर्शन हो पाएगा या तो डिलीशन हो पाएगा। आप चाहो कि मिड पोजीशन पे जाके हम रैंडमली किसी भी पोजीशन पे जाके एलिमेंट को इंसर्ट कर सकें या डिलीट कर सकें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हियर यू कैन सी, इफ सपोज दैट दिस इज़ आर्किटेक्चर ऑफ द क्यू, सो फ्रॉम दिस रेयर एंड, नॉर्मली हम इस एंड को जहाँ 8 है उसको हम रेयर एंड कहते थे, और जो बिगनिंग पॉइंट है उसको हम फ्रंट एंड कहा करते थे। तो आप देख सकते हो कि फ्रंट एंड से भी इंसर्शन एंड डिलीशन पॉसिबल है। इवन इंसर्शन और डिलीशन आपका रेयर एंड से भी पॉसिबल है, फ्रंट एंड रेयर एंड बोर्ड से। तो अभी तक तो नॉर्मली फ्रंट एंड से केवल रिमूवल ही होता था और रेयर एंड से केवल इंसर्शन होता था, लेकिन अब इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट एंड डिलीशन फ्रॉम रेयर इज़ आल्सो पॉसिबल इन दैट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. So let's have the types of the double-ended queue. We have the basically two types of double-ended queue. One is a input restricted and second one is a output restricted. Input restrict यानी कि इसमें input को restrict किया गया है. अब input normally हम कहाँ से करते थे? हम input केवल और केवल rear end से perform करते थे.
तो इसमें इनपुट को रोका गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि इनपुट यानी कि जो नया एलिमेंट है वो जिस एंड से इंसर्ट होता था केवल वहीं से इंसर्ट होगा, लेकिन डिलीशन को चूंकि हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ तो डिलीशन इज पॉसिबल फ्रॉम द बोथ द एंड, देयर इज नो इश्यू. So in this DQ, input is restricted as a single end but allows deletion at both the ends. It means here you can see कि insertion तो rear end से होता ही था, वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो front end से insertion नहीं हो क्योंकि हमने input को restrict कर रखा है. हाँ, चूँकि हमने deletion के बारे में बात नहीं की तो deletion is also possible from the front end as well as the rear end also, both, दोनों साइड से पॉसिबल है. तो अभी हमने प्रीवियसली जब लीनियर क्यू के बारे में बात की थी आपसे, तो बेसिक लीनियर क्यू का जो इंसर्शन एट रेयर है और डिलीशन एट फ्रंट है वो सेम एज इट इज़ लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लॉजिक जो हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा हमें एल्गोरिथम ऐड ऑन करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी कि डिलीशन फ्रॉम द रेयर. गॉट इट. एंड नाउ लेट्स गो थ्रू विद द आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू. इसमें अब हमने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है और आउटपुट जो हमें मिलता था, जो डिलीशन होता था, वो केवल केवल फ्रंट एंड से ही पॉसिबल था. तो अभी भी जब आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू का हम यूज़ करेंगे तो डिलीशन केवल और केवल फ्रंट एंड से ही होगा. बट एज वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग टू इनपुट, सो दैट्स वाई इंसर्शन इज पॉसिबल फ्रॉम द बोथ द एंड. इवन वी कैन इंसर्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड एज वेल एज वी कैन इंसर्ट द डेटा फ्रॉम द rear end itself. Got it? So in this DQ, output is restricted at a single end but allows insertion at both the ends. Got it? So here you can see in this architecture deletion is possible from the front end. Yes, of course it was as usual just like linear queue, but here you can see that two new functionalities are added. See, this is also common because insertion always we do the insertion operation at the rear end, so that is also common. But the new thing is that insertion from the front end means अभी तक हम front end से normally केवल delete कर रहे थे, लेकिन अब हम front end से data elements को, नए data elements को insert भी कर सकते हैं इस प्रकार की double ended queue में. अब या तो आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा कि आपने इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू का यूज़ करना है या आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू का यूज़ करना है. दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाकर एक ही जगह पर अपन यूज़ नहीं कर सकते, तो हमको इन दोनों में से कोई एक को चूज़ करना है. गॉट इट. आगे चलते हैं तो डबल एंडेड क्यू के कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं कि जो हमें ऑपरेशन नॉर्मली होगा, इंसर्शन एट फ्रंट, deletion from the front, insertion at rear, deletion from the rear. As you can see in this architecture, insertion and deletion from the front and insertion and deletion from the rear. So these are the four basic operations that we can perform in double ended queue. Okay, so अब वन बाई वन में अगर हम देखेंगे तो जो डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट है और जो इंसर्शन एट दी रेयर है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ अभी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कवर कर रखा है. तो जो हमने लीनियर क्यू के कॉन्सेप्ट को जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट एंड इंसर्शन एट द रेयर, इन दोनों के लॉजिक, इन दोनों के एल्गोरिथम को ब्रीफली डिस्कस किया था विद एग्जांपल. सो वही एज इट इज़ सेम कॉमन लॉजिक आप यहाँ पे भी जब डबल एंडेड क्यू को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसका कोड लिख रहे हो, तो आप एज इट इज़ उस लॉजिक को यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. यहाँ पे दो नई चीज़ें हैं जैसे कि इंसर्शन एट फ्रंट एंड डिलीशन फ्रॉम द रेयर, दैट बोथ आर द न्यू थिंग्स फॉर अस. ओके, अभी तक हमने इन लॉजिक्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया, तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली इन्हीं दोनों लॉजिक के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू फर्स्ट. सबसे पहले हम इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू के बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है, इट मीन्स ओनली एंड ओनली फ्रॉम द रेयर एंड इंसर्शन इज पॉसिबल, एंड डिलीशन एज यू कैन सी इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम द बोथ द एंड. And this particular end where 0 index starts, so here normally we say that it is a front end, and the other end where the last element means where from which end we are going to insert the new element, that is known as the rear end. Got it? So deletion is possible from both the end and insertion is possible from the only rear end. Got it? अब अगर मैं इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू की बात करूँ तो बेसिकली तीन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं कि डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट, इंसर्शन फ्रॉम द रेयर एंड डिलीशन फ्रॉम द रेयर. तो अगर हम इसकी बात करें, डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट एज इट इज़ लीनियर क्यू का कॉन्सेप्ट, इंसर्शन फ्रॉम द रेयर एज इट इज़ लीनियर क्यू कॉन्सेप्ट,
but deletion from the rear, it is a little bit new for us. So let's have the few examples how this kind of double-ended queue will perform the task, and then later on we'll go through with the observations whatever we'll get. On the basis of these observations, we'll try to write down the algorithm of the double-ended queue. So initially, if suppose that this is our double-ended queue and it is empty, so on that time the same condition, front and rear will point to the -1 if this queue is empty, and the maximum size of queue is here 5. And let's insert a at the rear end. So if suppose that we are going to insert the first element into the queue, so first we need to set the rear and front at 0th position. जब भी हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, चाहे वो रेयर एंड पे इंसर्ट करें, अब चूंकि यहाँ पे इंसर्शन तो केवल एक ही एंड से पॉसिबल है, तो रेयर की ही बात की जा रही है, तो जब भी हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हमें फ्रंट और रेयर को पहले 0th पे सेट करना है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्यू के रेयर पोजीशन पे हम कोई नया एलिमेंट, कोई आइटम इंसर्ट कर देंगे, जस्ट लाइक ए इज इंसर्टेड ओवर हियर. Later on, next operation what we want to perform, we want to insert the B, C and B, C, D and E we want to insert at the rear. It's a common because insertion is only possible from the rear end. So if we are not writing the rear, even it is understood क्योंकि यहाँ पे input restricted है. So once we'll insert these elements, so one by one that position will be incremented of the rear, एंड ईच एंड एवरी प्लेसेस में हम नया एलिमेंट लाइक बी, सी, डी एंड ई इस तरीके से स्टोर करते जाएंगे, एंड फाइनली जो हमारा रेयर वेरिएबल होगा वो 4th इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट कर रहा होगा और फ्रंट हमारा 0th इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट कर रहा होगा. Another task we want to perform, we want to delete A and B from the front. So once we'll delete, obvious what we are doing here कि once we are deleting from the front, so first front was pointing to the 0th index position, so we have deleted A. Then later on, then front will start pointing to first index position, and the another variable at the first index position, that was B, so it will also be deleted, and afterwards front will start pointing to this second index position. So right now rear is at 4th index position and front is at 2nd index position. Now we want to delete the element E and A from the rear. See, it is an input restricted, so that's why deletion is possible from both the end. Till now we have inserted the element at rear, but now we will try to delete the element from the rear itself. So if we want to delete the element E and A from the rear, so first rear was pointing, initially it was pointing to, here you can see that it was pointing to the 4th index position. So first you will delete the, if you want to delete the element from the rear, so first you will delete this E. Once you will delete this E, right now rear was pointing to 4, so now it will start pointing to 3. So here once again you have the value D, now you can delete it, and then afterwards once again rear will get decremented, and now rear will start pointing to this 2nd index position again after deletion of this E and what we have done, we have deleted this D and E from here. Okay, here delete the E and A. It is little bit confusing actually. This is not the E and A, it is actually E and D. Here what you can do, you can change it. This is not the A, this is let me correct it. Okay, now here it is. So we want to delete this E and D from the rear end. So now initially this E will be deleted, and then afterwards this D will be deleted, and finally this rear will start pointing to this 2nd index position, and front is also already pointing to this 2nd index position. Okay, both are in the same place. If both are in the same place and we want to delete this element C from here, if we want to delete this element C from here, so first we will check the condition whether front is equals to rear. If both are pointing to the same index position, it means what, there is only one single element present into the queue. As per the situation, you can see here the scenario. If you are going to delete this C from this queue, so definitely after deletion of this element, that queue would be empty. In that situation, definitely the rear and front should start pointing to the -1 again, because right now there is no element present to the queue. Okay, so I hope you have understood how the normally this input restricted kind of operation we can perform. In that we can delete from the both the in, but insertion is possible from the
रेयर एंड ओनली। ओके, तो जैसा मैंने कहा कि इंसर्शन फ्रॉम द रेयर एंड डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट, यू आर ऑलरेडी अवेयर विद दिस। नाउ व्हाट यू आर नॉट अवेयर, दैट इज़ द डिलीशन फ्रॉम द रेयर। अगर आपको रेयर एंड से कोई डिलीशन परफॉर्म करना है तो वो कैसे करेंगे, इससे आप थोड़ा सा वाकिफ़ नहीं हो। चलो इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं अपन। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि ये चेक करना है कि डिलीशन करने से पहले कि कहीं क्यू हमारी एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू हमारी एम्प्टी की कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि रेयर इक्वल्स टू अगर -1 के है, इट मीन्स हमारी क्यू एम्प्टी है। अब हमने यहाँ रेयर ही क्यों चेक किया, फ्रंट को क्यों नहीं चेक किया? करने को तो आप दोनों को चेक कर सकते हो, क्योंकि एम्प्टी की सिचुएशन में फ्रंट और रेयर दोनों ही -1 को पॉइंट कर रहे होंगे, लेकिन सेफ साइड में हम ये लेकर चलते हैं, चूँकि डिलीशन हम रेयर एंड से कर रहे हैं तो हम रेयर को चेक करें। तो अगर रेयर इक्वल्स टू -1 के है, इट मीन्स अंडर फ्लो की सिचुएशन है, इट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट एंड वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम दिस एक्सक्यूशन। अदरवाइज नॉर्मल टास्क कि जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लो। चूंकि अब हम रेयर एंड से डिलीट कर रहे हैं तो क्यों क्या रेयर जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अगला जो हमारा टास्क है कि लेट्स सपोज दैट हमारा जो क्यू एम्प्टी नहीं थी। अब क्यू एम्प्टी नहीं थी तो दो सिचुएशन है, या तो केवल सिंगल एलिमेंट बचा होगा या मोर देन वन एलिमेंट बचे होंगे। अब अगर केवल सिंगल एलिमेंट बचा हो तो पहले चेक कर लें, क्योंकि अगर सिंगल एलिमेंट बचा है और उसको डिलीट करेंगे तो फ्रंट और रेयर को क्या हो जाना चाहिए, -1 पे सेट हो जाना चाहिए। तो हमने चेक किया, अगर फ्रंट इक्वल्स टू रेयर है तो क्यू हैज़ ओनली वन एलिमेंट, और इन दैट सिचुएशन वी नीड टू सेट दिस फ्रंट एंड रेयर एज वेल इंटू -1, दोनों की वैल्यू -1 पे सेट कर देनी है। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल सा टास्क क्या करना है हमको, हम यहाँ पर रेयर को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ रेयर को हमको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे अगर रेयर था तो अब वो कहाँ पॉइंट करने लगेगा, थर्ड पोजीशन पे पॉइंट करने लगेगा। इस तरीके से हम टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए इनिशियली चूँकि हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ स्टोर कर देते हैं। सपोज दैट यहाँ 1 2 3 है, ये 4 है, एंड वन मोर वैल्यू 5 वी हैव ओवर हियर। ओके, एंड राइट नाउ जो फ्रंट है वो इट इज़ पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन एंड रेयर इज़ पॉइंटिंग टू एट फोर्थ इंडेक्स पोजिशन, आई एम सॉरी, fourth index position. Okay, so let's we want to delete from the rear, so we are going to check whether rear is equals to -1. No, rear is right now pointing to this fourth index position, so that's why we'll come here. We'll insert this 5 into one temporary variable, and then afterwards we'll come here, we'll check whether this front equals to rear. Front is pointing to 4 and front is pointing to 0 and rear is pointing to 4, both are not equal, so we'll come here else part. So what we'll do, we'll decrement this value of rear, so rear will start pointing to this third index position. So rear is now here at third index position, got it? And now this element has been deleted. Okay, and by performing this kind of operation we can delete this element, we can delete this element, we can delete this element, and finally we can reach up to here, means rear will start pointing to this 0th index position. Okay, now once again we'll check whether rear is equals to -1. No, it is not like that. So once again we'll store this 1 into temporary variable, and now we'll check whether front equals to rear. Yes, of course both are pointing to the same index position. So what we need to do, we need to set both the values at -1. So both will start pointing to this -1. It means what, this particular queue is empty now. Got it? So this is the way through which you can easily implement this double-ended queue for the input restricted, where you want to delete the element from the rear end. Now let's try to understand the concept of output restricted. Here in that you can see we have output restricted, means output is only possible from the front end, because normally we delete the element from the front end only, and but as we are not restricting to input, so that's why insertion is possible from the both the end. So we can insert from the rear end as well as the front end itself. Got it? So three basic operations that we can perform in double-ended queue. One is a deletion from front, another is the insertion from front, and last one is the insertion from rear itself. Okay, so these operations we can perform here. So out of these three operations, we have already gone through with the deletion from front, because it is a common just like linear queue,
And insertion from the rear, it is also common because we have already seen how we can insert from the rear end. But this is something, this second one is something new for you, how we can insert from the front end. Let's have the example again. Initially our queue is empty, so both the pointers or both the variables are pointing to -1. Now we want to insert from the front. Actually here we are not trying to insert from the rear, we are trying to insert from the front. This is new for us. So once we will start inserting a first element into our queue, so initially this both were pointing to -1. So right now we will set both the variables into the 0th index position, and now you can insert at the queue of front, we can insert the new element like A, we can insert it here. Now we want to insert B, C, D and E at the rear end. Means initially we inserted at front, but now we want to insert at the rear. So rear was pointing to 0, so now rear will start point to this 1. You can insert B, then rear will start point to C, then you 2, then you can insert C, then rear will start point to 3, you can insert D, then rear will start point to 4 and you can insert E. So right now rear is pointing to 4th index position and front is pointing to the 0th index position. Okay, now we would like to delete the element A and B from the front. It is common, so that's why once we'll delete the element from here, so so what happen, front will start pointing to this first index position. Then once if we'll delete the element from this first index position, that is B, so now front will start pointing to the second index position. So rear is still pointing to the 4th index position and front now start pointing to second index position after deletion this A and B. Now if we want to delete insert F and G at the front, so if we want to insert at front, so what happened, front was right now pointing to the second index position. If we want to insert the at front, so front has to decrement. Front right now it was here at second, but now front will start pointing to this first location, and then you can insert the new element front over F over here. Afterwards once again front has to be decremented, reach here up to 0th index position, and then you can insert the G. Got it? So right now once again rear is pointing to 4 and front is also pointing to 0. Okay, now once again you want to insert a new element H at the front end, but see, you cannot now you cannot insert the new element because front is pointing to the 0th index position, and afterwards you do not have the space where you can insert the new element at the front end. So that's why you can say that if you want to insert the element at front end, you cannot insert it because we have the overflow condition over here. Okay, so what was the overflow condition if we want to insert at front? So whenever front will point to the 0th index position, it means now you cannot insert at the front end. As we were having the overflow condition for the rear, what was that? If rear is pointing to the max size -1, then it was overflow. But here if you want to insert the element at front end, so the overflow situation is if front is pointing to the 0th index position, it means queue is full. Let's have the algorithm how we can insert from at the front end. First, before going to insert any element, we have to check whether it is full or not. If it is overflow, you cannot insert. So if front is pointing to 0, it means overflow is there. And if it is not like that, then what you have to do, you have to check whether you are going to insert the first data element or you have already elements available into the double-ended queue. If it is first element, so how you will check out whether this queue is empty right now? If front is equals to -1, it means queue is empty right now. So you have to set this front and rear at 0, and then you can insert at queue of front, you can insert the new element. Otherwise, if it is not like that, what you have to do, you have to decrement the front. गॉट इट? अभी आपको याद होगा कि जब आप एलिमेंट डिलीट करते हो तो फ्रंट को आप इंक्रीमेंट करते हो, लेकिन जब आप फ्रंट एंड पे आप इंसर्ट कर रहे होगे तो फ्रंट को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. देन व्हाट यू कैन डू, क्यू के जो फ्रंट पोजीशन है उस पर आप कोई नया आइटम इंसर्ट कर सकते हो. तो वही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सपोज दैट जो फ्रंट है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है और जो रेयर है वो 4th पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है. इट मीन्स यहाँ कोई एलिमेंट है, सपोज दैट 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ ऑलरेडी 4 इंसर्टेड है. इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एट फ्रंट, सो व्हाट यू विल चेक वेदर फ्रंट इक्वल्स टू 0, नो. Then if front is equals to -1, no. Then what you will do,
you will decrement the front, so front will start pointing to this first location, and now you can insert the new element over here. It may be a 6 suppose that. Then once again if you want to insert see क्यू के फ्रंट में, तो क्यू का फ्रंट क्या होगा, क्यू के फर्स्ट पोजीशन पे आइटम इंसर्ट कर दिया। अब सपोज दैट फिर से इंसर्ट करना है, फिर से आपने चेक किया यही सारी कंडीशन, तो सारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो फ्रंट आपका फिर से यहाँ पॉइंट करने लगेगा। फिर आप यहाँ पे कोई डेटा एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, लेट सपोज दैट 7। वंस अगेन इफ़ यू वांट टू इंसर्ट द न्यू एलिमेंट, इट विल चेक यस फ्रंट इक्वल्स टू 0 पे है अभी राइट नो, तब आप कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू है उसके लिए आप इंसर्ट एट फ्रंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, let's have the applications of the double ended queue. It's a very common application double ended queue की है। एक तो undo ऑपरेशन, जहाँ पे आप बैकवर्ड जाते हो, जब आप कोई टास्क कर रहे होते हो और आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ स्टेप्स बैक जाना है, तो आप वही वो सारे के सारे जितने भी आप टास्क परफॉर्म करते जाते हो ऑपरेशंस, वो सारे ऑपरेशंस आपके क्यू में सेव होते जाते हैं। और लेट सपोज दैट आपको कुछ प्रीवियस स्टेप में जाना है, तो आप फ्रंट एंड से वो डिलीशन कर सकते हो। गॉट इट। और चूंकि फ्रंट एंड से नहीं, रेयर एंड से भी यहाँ डिलीशन पॉसिबल है, तो आपने इंसर्शन करते 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 आप रेयर एंड के लास्ट पे पहुँच गए, लेकिन अब रेयर एंड से आप डिलीशन भी करना चालू कर सकते हो, तो अंडू ऑपरेशन के लिए ये यूज़फुल है। दूसरा जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको स्टोर करने के लिए काम आता है। इसके अलावा स्टैक के लिए भी, क्यू के लिए तो यूज़ हो ही रहा है, क्यू तो है ही है वो खुद। इसके अलावा स्टैक के लिए इसलिए क्योंकि स्टैक में हमेशा टॉप एलिमेंट डिलीट होता है, जब आप रेयर एंड से डिलीशन भी करना चालू कर सकते हो, तो स्टैक को भी इम्प्लीमेंट करने में इसका डी क्यू का यानी डबल एंडेड क्यू का यूज़ किया जा सकता है। तो दीज आर द बेसिक 3 एप्लीकेशन एरिया वेयर वी कैन यूज़ दिस डबल एंडेड क्यू। I hope you understood the concept of the double ended queue, why we use it, what was the drawback in circular queue, and how we overcome by these drawbacks by using this double ended queue. We have seen the different operations and types of the double ended queue as well as the applications. If you have any doubt, you please drop your query. So whenever we'll have live class, so we'll discuss all of them. Thank you everyone.